आज हम लोग कृष्णमूर्ति का चॉइसलेस अवेयरनेस समझने की कोशिश करेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बदला, रिवेंज। उसको तो नाम तो कृष्णमूर्ति ने दिया है सेल्फ डिफेंस, हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर हम ऑब्जर्वेशन को सही तरीके से समझना चाहते हैं तो ये चॉइसलेस अवेयरनेस का रिलेशनशिप आसपास की चीज़ों के साथ हमको समझना होगा, तभी हम उसको अप्लाई कर सकेंगे अपनी लाइफ में। इस दुनिया के साथ जो हमारा रिलेशनशिप है वो ठीक ऐसा ही है जैसा एक बच्चा जो स्कूल में पढ़ाई करने जाता है लेकिन उसको मन नहीं करता पढ़ाई करने का, लेकिन फिर भी बेचारे को बार बार जाना पड़ता है, फेल होता है, फिर से जाना पड़ता है, फिर फेल होता है, फिर से जाना पड़ता है, जब तक कि वो पास ना हो जाए। स्कूल में तो कुछ टाइम के बाद आपको सस्पेंड कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, लेकिन लाइफ ऐसी स्कूल है जिसमें कि कभी वो सस्पेंड नहीं करते, आपको बार बार पैदा होना पड़ता है। लेकिन कुछ लोग हैं जैसे गौतम बुद्ध हैं, कृष्णमूर्ति हैं, इस तरह के लोग वो स्टूडेंट्स हैं जो कि पास कर गए हैं, एग्ज़ाम स्कूल के पास करके वो सीख चुके हैं। एग्ज़ाम नहीं कहना चाहिए, जो भी सिखाया जाता है स्कूल में, इस दुनिया की स्कूल में वो सीख चुके हैं और फिर भी वो आते हैं इस दुनिया में। लेकिन अब डिफरेंस हो गया है, जैसे कि एक टीचर स्कूल जाता है, टीचर किसी मजबूरी से नहीं जाता, वो अपने मर्ज़ी से जाता है। ठीक ऐसे ही एक एनलाइटन मास्टर दुनिया में पैदा होता है अपनी मर्ज़ी से, ऑब्वियसली जो उसने सीखा है लोगों को सिखाने के लिए। कृष्णमूर्ति उसी में से एक एनलाइटन मास्टर हैं और एक आदमी के साथ बैठे हैं और उस आदमी से मिले तो बहुत अलग टाइप का आदमी है। नॉर्मली जिस तरह के लोग कृष्णमूर्ति के पास आते हैं वैसा नहीं है। नॉर्मली लोग आते हैं जो बहुत अर्नेस्ट हैं, बहुत ही ऑनेस्ट हैं, डिलीजेंट हैं, सवाल पूछना चाहते हैं, उनसे कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये आदमी एकदम ही अलग टाइप का था। कृष्णा जी कह रहे हैं ही वॉज अ वेल नोन मैन, काफ़ी फेमस आदमी था, एंड वॉज इन अ पोजिशन टू हार्म अदर्स, और एक ऐसी पोजीशन में था जिसमें कि दूसरों का नुकसान पहुंचा सकता था। कोई बड़ी पॉलिटिशियन या तो कोई बड़ी पुलिस की कोई और ऐसी पोजीशन में जहाँ पर दूसरों को बहुत वो नुकसान पहुँचा सकता था, विच ही डिड नॉट हेजिटेट टू डू, और वो बिल्कुल झिझकता नहीं था दूसरों को परेशान करने में, दूसरों का नुकसान पहुँचाने में उसको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती थी। ही वॉज कनिंगली शैलो एंड डिवॉइड ऑफ जेनरॉसिटी, बहुत चालाक था, सुपरफिशियल आदमी था, बहुत चालाक था, और जेनरॉसिटी तो बिल्कुल थी नहीं उसके अंदर में, उदारता, दिल का खुलापन, दूसरों की हेल्प कर पाना, ये सब तो बिल्कुल नहीं था उसके अंदर में। एंड वर्कड टू हिज ओन एडवांटेज, और हमेशा अपने फ़ायदे के लिए ही काम करता रहता था ये आदमी। ही सेड दैट ही वॉज नॉट टू कीन टू टॉक थिंग्स ओवर, उसने कहा, सोचिए कृष्णमूर्ति के पास आया है और उनसे मिलने आया है, उनसे बात करने आया है, तो उसने कहा कि मैं बात करने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ नहीं, बट सर्कमस्टांसिस हैड फोर्स्ड हिम टू कम, लेकिन मजबूरी में आना पड़ा आपके पास, सर्कमस्टांसिस ने मुझे फोर्स किया आने के लिए। एंड हियर ही वॉज, वो आ गया आपके साथ, वहाँ प्रेजेंट है। फ्रॉम एवरीथिंग ही सेड एंड डिड नॉट से इट वॉज फेयरली क्लियर दैट ही वॉज वेरी एम्बिशियस एंड शेप्ड द पीपल अबाउट हिम। दो चीज़ें हैं, हर वो बात जो उस आदमी ने कही और जो कुछ भी नहीं कहा, उसके हाव भाव वगैरह, इससे साफ जाहिर हो रहा था कि वो आदमी बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है और अपने एम्बिशन को बाकी आसपास के लोगों के ऊपर मानता था। मतलब सब हर किसी को यूज़ करने के लिए उसको अपना एम्बिशन उसका इम्पॉर्टेंट था। ही वॉज रुथलेस व्हेन इट पेड एंड जेंटल व्हेन ही वांटेड समथिंग, जब उसको ज़रूरत पड़ती थी, अगर कोई उसको पैसे दे दे और उससे निर्दयता मांगे तो आराम से पैसा लेकर के वो किसी को भी निर्दय तरीके से काम कर सकता था। और अगर उसको कुछ ज़रूरत, अगर उसको सॉफ्ट होना पड़ा, उसको कोई कहीं पर कुछ मिलने वाला है, अच्छा आदमी बन के, सॉफ्ट बन के, तो वो भी दिखावा कर सकता था ये आदमी। ही हैड कंसिडरेशन फॉर दोज अबव हिम, वो उनको तो रिस्पेक्ट करता था जो लोग उसके ऊपर थे, पोजीशन में जो उस ऊपर थे। ही ट्रीटेड हिज इक्वल्स विथ कॉन्डेंसेंडिंग टॉलरेंस, और जो उसके बराबरी के लोग थे उनको टॉलरेट कर लाता था, मतलब पसंद नहीं थे लेकिन फिर भी झेलता था। एंड दोज बिलो हिम ही वॉज अटरली अनअवेयर, और उसके नीचे जो लोग हैं, जैसे उसका ड्राइवर, उसके नौकर चाकर, वो तो उनके लिए था ही नहीं। जैसे हमारे लिए चींटी और मच्छर होते, ठीक ऐसे ही उसके नीचे के लोग उसके लिए थे। ही वॉज अटरली अनअवेयर अबाउट देम। ही नेवर सो मच एज ग्लैंस्ड एट द शॉफर हु ब्रॉट हिम, बोलते हैं जिस ड्राइवर ने उसको अपने साथ गाड़ी में लेकर आया था उसकी तरफ तो उसकी नज़र भी नहीं गई, देखा भी नहीं उसको पूरे उनसे मुलाकात के ट्रिप में। He talked of his children as though they were toys to amuse him, और अपने बच्चों के बारे में तो ऐसे बात करता था जैसे कि उसके लिए कोई सामान है, कोई टॉय, खिलौने हैं जिससे कि वो एंजॉय कर सकता है। एंड ही कुड नॉट बेयर टू बी अलोन, ही सेड, और बोलता मैं अकेलापन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। बच्चे एक तरह से उसके लिए एंजॉयमेंट की चीज़ है। अच्छा, अब हुआ क्या, यहाँ पर क्यों आया था आदमी? समवन हैड हर्ट हिम,
किसी ने उसको दिल दुखा दिया था, एंड ही कुड नॉट रिटेलिएट बिकॉज दैट पर्सन वॉज बियॉन्ड हिज रीच, लेकिन वो उसको वापस नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था, लेकिन क्योंकि उसकी पहुंच बहुत ऊपर तक है, उस काफ़ी बियॉन्ड रीच था, एंड सो ही वॉज टेकिंग इट आउट ऑफ दोज हु ही कुड रीच। तो अब उसका गुस्सा वो उन पर निकाल रहा था जिन तक उसकी पहुंच थी। जैसे कोई बड़ा आदमी हो, डीएम एसडीएम, कोई प्राइम मिनिस्टर, कोई बड़ा आदमी मेरे ऊपर नुकसान पहुंचाए, मेरा नुकसान करे, तो फिर मैं उस गुस्से को दूसरों के ऊपर करूं, नुकसान पहुंचाऊं। He was unable to understand why he was being unnecessarily brutal, why he wanted to hurt those whom he said he loved. अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऐसे लोगों पर ब्रूटल क्यों हूं, क्यों मैं गुस्सा आ रहा है उन लोगों पर जिनको मैं प्यार करता हूं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। As he talked slowly, began to thaw and became almost friendly. और जब बात करने लगा कर धीमे धीमे उसका जो एक रवैया था वो गुस्से से कम होकर फ्रेंडली हो गया था। It was friendliness of the moment whose warmth could be shut off instantly if there it were thwarted or if anything were asked of it. और ये उस तरह की फ्रेंडशिप नहीं थी जो कि परमानेंट है, ये ऐसी फ्रेंडशिप थी अगर आपने उससे कुछ मांगा, उसको कुछ लगा कि मेरा नुकसान होने वाला है, तो खट से खत्म हो जाए फ्रेंडशिप, ऐसा था, मोमेंटरी फ्रेंडशिप थी बस खाली। As nothing was being asked of him, और चूंकि उससे कुछ मांगा नहीं जा रहा था, कृष्णमूर्ति उससे कुछ मांग नहीं रहे थे, he was free and temporarily affectionate, इसलिए वो फ्री था और टेम्परली कृष्णमूर्ति के साथ अफेक्शनेट था। ये उस आदमी की कहानी है जो आदमी कृष्णमूर्ति से मिलने आया है। बदला, या तो इसको शॉर्ट फॉर्म में DOH बोलेंगे हम लोग, डिज़ायर टू डू हार्म, दूसरों का नुकसान पहुंचाना। द डिज़ायर टू डू हार्म, टू हर्ट अनदर, whether by words or by gestures or more deeply, is strong in most of us. दूसरों लोगों को नुकसान पहुंचाना, ये हमारे बारे में बात हो रही है। आशीष शुक्ला, नंदिनी, अमन, अनिल, जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, ये मत सोचिए कि किसी और के बारे में बात हो रही है। हो सकता है अक्सर या रोज़ ना होता हो, लेकिन कभी कभी होता होगा, तो उस मोमेंट को हमको देखना होगा, बिकॉज वही मोमेंट है जिनको तराशना होगा। तो उसी मोमेंट को हम पहले से समझना चाहते हैं। याद है कल हमने कहा था कि कृष्णमूर्ति जैसे लोग वो बाइनोकुलर की तरह है या तो माइक्रोस्कोप की तरह है, जो हमको हेल्प करते हैं चीज़ों को बहुत बारीकी से देखने के लिए। बोलते हैं दूसरों को नुकसान पहुंचाना या तो अपने शब्दों के ज़रिए या अपने जेस्चर्स के ज़रिए, यह हम सब के अंदर में बहुत गहरे से दबा हुआ है। इट इज़ कॉमन एंड फ्राइटिंगली प्लेजेंट, ये बहुत कॉमनली पाया जाता है ये टेंडेंसी, और ये बहुत डरावने वाली चीज़ है, लेकिन हम लोगों को मज़ा भी आता है, प्लेजेंट भी लगता है। जैसे अच्छा खाना खाने पे अच्छा लगता है, ठीक है, ऐसे ही दूसरों से बदला लेने में हमको मज़ा आता है। द वेरी डिज़ायर नॉट टू बी हर्ट मेक्स फॉर द हर्टिंग ऑफ अदर्स। ये क्यों हम दूसरों को हर्ट करना चाहते हैं? क्योंकि हमारे अंदर में एक ख़ास तरह की डिज़ायर है कि हमको लोग ना हर्ट करें। अगर हम खुद नहीं हर्ट होना चाहते, उसी में हम दूसरों को हर्ट करते हैं। द सेल्फ डिफेंस टेक्स अ पेक्यूलियर फॉर्म डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस एंड टेंडेंसीज। ये बेसिकली जब हम दूसरों को हर्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमारा सेल्फ डिफेंस है, जो कि अजीबोगरीब रूप ले लेता है जब अलग अलग परिस्थितियों में। हाउ ईजी इट इज़ टू हर्ट अनदर, दूसरों को हर्ट करना कितना आसान है। और अगर आप हर्ट नहीं करना चाहते तो क्या चीज़ आपके अंदर में होनी चाहिए? कृष्णा जी कह रहे हैं, एंड वॉट जेंटलनेस इज नीडेड नॉट टू हर्ट। अगर आप दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहते तो आपके अंदर में बहुत ज़्यादा जेंटलनेस होनी चाहिए। हम लोग के आसपास कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत सॉफ्ट, बहुत जेंटल होते हैं, लेकिन हम उनको कमज़ोर मानते हैं। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो इसको कमज़ोरी मत मानिए, ये आपकी बहुत गहरी स्पिरिचुअल एक तरह से क्वालिटी है। वॉट जेंटलनेस इज़ नीडेड नॉट टू हर्ट। अगर आप दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहते हैं तो बहुत गहरी जेंटलनेस चाहिए। वी हर्ट अदर्स बिकॉज वी आर सेल्व्स आर हर्ट। अब थोड़ा सा बदल गई ये चीज़ें। अभी तक तो ये था कि हमको लोग हर्ट करते हैं, हम बचने के लिए दूसरों को हर्ट करते हैं, लेकिन एक और बात है इसमें, हम दूसरों को हर्ट करते हैं क्योंकि हम खुद हर्ट हैं। आपने मुझे हर्ट किया, 10 साल पहले किया, 5 साल पहले किया, 2 दिन पहले किया, तो वो हर्ट जैसे शरीर में चोट की तरह, दर्द की तरह होता है, ठीक ऐसे ही हमारे माइंड में हर्ट भी इकट्ठे होते हैं। तो चूंकि हम हर्ट हैं इसलिए हम दूसरों को हर्ट करते हैं। वी आर सो ब्रूज्ड बाय आवर ओन कॉन्फ्लिक्ट्स एंड सॉरोज। ब्रूज्ड समझते हैं? ब्रूजेस होते हैं जब कहीं घसड़ लग जाती है, आप जा रहे हैं और रास्ते में गिर गए, आपके घुटने छिल गए, तो हमारा जो लाइफ है, हमारा जो माइंड है, इतना ब्रूज्ड हो चुका है रोज़मर्रा की लाइफ से कि हम, और ये किससे, हमारे अपने कॉन्फ्लिक्ट से, अपने सॉरोज से, कि उसी में से हमारे हर्ट्स निकल के आते हैं जब हम दूसरों को करना चाहते हैं। द मोर वी आर इनवर्डली टॉर्चर्ड, और जितना ही हम अंदर से टॉर्चर्ड हैं, द ग्रेटर द अर्ज टू बी आउटवर्डली वायलेंट, उतना ही ज़्यादा हमको बाहर में वायलेंस करने की इच्छा होती है। कभी कभी देखिए, रोज़ नहीं,
बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं किसी वजह से, एग्ज़ाम में फ़ेल हो गए या कोई चीज़ आप चाहते थे नहीं मिली, तो उस दिन आप परेशान होते हैं, आप किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, लोग बोलते हैं भागो यहाँ से, मेरे को परेशान मत करो, खाना नहीं खाना है मुझे। अजीब, हमारी भाषा भी एकदम भी ख़राब सी हो जाती है। द इनवर्ड टर्मोइल, जो अंदर की उलझन है, ड्राइव्स अस टू सीक आउटवर्ड प्रोटेक्शन। तो अब हम दूसरों के ऊपर जब हर्ट फेंकते हैं तो अंदर की जो टर्मोइल है ऊपर से हमको बचाने की कोशिश करती है। एंड द मोर वन डिफेंड्स वन सेल्फ द ग्रेटर द अटैक ऑन अनदर। और जितना ही हम अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं उतना ही ज़्यादा हम सामने वाले के ऊपर अटैक करते हैं। अब चीज़ें समझ में आ गई, क्लियर हो गई कि हम अंदर से खुद हर्ट हैं, इसलिए हम दूसरों को हर्ट करना चाहते हैं। अब थोड़ा सा और बारीक होने जा रहा है चीज़ें। What is it that we defend? हम अपने अंदर में किस चीज़ को बचाने की कोशिश कर रहे हैं? What we so carefully guard, हमारे अंदर में कौन सी चीज़ है जिसको हम इतना ध्यान से गार्ड करते हैं, चौकीदारी करते हैं? हमको लगता होगा कोई चीज़ है हमारे अंदर में बचा रहे ना। Surely it is the idea of ourselves. हम अपने आप का एक आइडिया है उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। At whatever level, किसी न किसी लेवल पे, अलग अलग लेवल पे हमारे अपने अपने आइडियाज़ हैं कि मैं ये हूँ। If we did not guard the idea, the center of accumulation, there would be no me and mine. मैंने कहा था ना ये थोड़ा बारीक हो जाएगा। अगर आपको कभी आपने वो किया है, कारपेंटरी की क्लास की है? हम लोग के बचपन में क्लास 5th में हमारे स्कूल में कारपेंटरी होती थी, बाद में उसको हटा दिया गया। तो स्ट्रेट काटना तो आसान है, लेकिन उसमें कर्व काटना बड़ा मुश्किल है, और जब कर्व काटना होता है तो मुश्किल लगता है। ऐसी कुछ कुछ चीज़ें जो आसान पढ़ाई होती तो कर लेते, लेकिन थोड़ी सी टेढ़ी पढ़ाई करने में मुश्किल होती थी। ठीक वही टेढ़ी पढ़ाई यहाँ पर आ गई। हमारे अंदर में कोई ऐसी चीज़ है, अगर हम बैठ करके देखें, मैं हूँ और मेरी वाइफ है, मेरा बेटा है, मेरे पेरेंट्स हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे आसपास के लोग हैं, और जब मैं अपने आप को अपनी वाइफ से बचा रहा हूँ, मैं अपनी वाइफ को भी प्यार करता हूँ और ख़ुद को भी प्यार करता हूँ। एक टाइम ऐसा आ जाएगा अगर दोनों लोगों को बचाने, दोनों में से एक को बचाने का मौका आएगा तो शायद मैं अपनी वाइफ को बचाऊं क्योंकि मैं उसको प्यार करता हूं। लेकिन फिर भी मैं मेंटली क्यों अपने आप को बचा रहा हूं या किसको बचा रहा हूं? तो कृष्ण जी कह रहे हैं वो हमारे अंदर में एक खास तरह का सेंटर है जो कि असल में है नहीं, बट फिर भी लगता है। ये एक तरह का एक्यूमुलेशन है, इकट्ठा हुआ है, मेमोरीज इकट्ठा हुई हैं। We would then be utterly sensitive, vulnerable to the ways of our own being. अगर ये accumulation को हम नहीं बचाएंगे तो हम utterly sensitive हो जाएंगे और vulnerable हो जाएंगे अपने अंदर। कोई न कोई चीज़ है जिसको हम बचा रहे हैं, और अगर उसको नहीं बचाएंगे तो हम बहुत vulnerable हो जाएंगे। vulnerable समझते हैं? आराम से hurt होने वाले हो जाएंगे। The conscious as well as the hidden. But as most of us do not desire to discover the process of me, we resist any encroachment upon the idea of ourselves. ये आपको थोड़ा सा मैं चाहता हूँ आप समझें। मुझे पता है मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। मैं बैठा हुआ था यहाँ पे दोपहर को, जब इसको पढ़ रहा था तो पीछे बैठा हुआ था, तो एक सज्जन आए थे मिलने के लिए। तो उनसे बात करते करते मैं देख रहा था मेरे मन में उनके लिए क्या थॉट्स हैं, और बहुत कुछ थॉट्स थे जो उनके और मेरे मैच नहीं करते। जैसे वो ड्रिंक करते हैं, मैं ड्रिंक नहीं करता, तो क्या उसकी वजह से मैं उनसे नाराज़ हूँ? कभी कभी होता है, हम लोग नाराज़ हो जाते हैं लोगों से क्योंकि वो हमारे थॉट्स मैच नहीं करते। लेकिन जब दो लोगों के थॉट्स मैच नहीं करते तो नाराज़गी क्यों? भाई नहीं मैच करते। तो वो नाराज़गी क्यों आती है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो मेरे थॉट्स हैं, मेरे अपनी ओपिनियंस हैं, मेरे अपनी बिलीव्स हैं, उन्होंने एक स्ट्रक्चर बना लिया है, उसी को मैं मी बोलता हूँ। सर मैं बोल रहा हूँ कि बहुत अच्छी पिक्चर है, सर बोल रहे हैं खराब पिक्चर है। चलो पिक्चर की बात छोड़ो, लड़की की बात आए कि मेरी बेटी बहुत खूबसूरत है और कोई बोले कि नहीं वो खूबसूरत नहीं है, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? ये जो गुस्सा आएगा, अभी हम लोग देखिए इस चीज़ पर बिलीव मत करिए जो आम तौर पे ये तो गुस्सा आता ही है, ऐसी बात पर गुस्सा आना ही लाजमी है, ऐसी बात नहीं कर रहे हम लोग। बहुत स्पिरिचुअली इस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं एक साइंटिस्ट की तरह, कि अगर किसी पॉइंट पर मुझे गुस्सा आ रहा है तो उस गुस्से का सोर्स क्या है। जैसे फोड़ा होता है ना, उस फोड़े का पॉइंट कौन सा है कि अगर उसको हम फोड़ सकें तो उसके बाद फिर दर्द ना हो, क्योंकि गुस्सा एक दर्द भरा पॉइंट है।
ये दर्द भरा पॉइंट इसलिए बिकॉज हम सोच नहीं पाते जब गुस्से में होते हैं। जैसे शरीर में दर्द होता है तो चल नहीं पाते, ठीक है, ऐसे ही गुस्से में हम सोच नहीं पाते। तो वो जो मैं है जिसको हर्ट महसूस होता है, जो दूसरों को हर्ट करता है, कहानियाँ हमने सुनी है, कहानियाँ नहीं बट ये एग्जाम्पल बहुत बार सुना है, लेकिन फिर भी ये समझ में नहीं आता एग्जाम्पल। हमको लगता है कि हमारे ऊपर ये लागू नहीं होता है कि समंदर के अंदर जो लहरें होती हैं, वो लहर और समंदर में डिफरेंस क्या है? क्या लहर समंदर ही है या उससे कुछ अलग है? नाम अलग दिया गया है लहर, और समंदर को अलग नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि लहर थोड़ी सी होती है ना, आती है कुछ देर बाद चली जाती है, और बार बार ढेर सारी लहरें आती हैं। समंदर तो एक ही होता है ना। इनफैक्ट जितने भी समंदर हमने नाम भी दे रखे हैं, महासागर, सारे के सारे ओशंस, वो सब के सब एक ही तो है ना, कि अलग अलग हैं? नहीं, पता है आपको जुड़े हैं कि नहीं समंदर एक दूसरे से? पैसिफिक ओशन, इंडियन ओशन, सब जुड़े हैं ना, लेकिन लहरें जुड़ करके भी अलग अलग दिखाई देती हैं। तो जब आप ये पूछ रहे थे ना कि हम सब कंटेंट क्या होता है हम लोग, तो मैं बोला था जब ये बात कर रहे थे, एक आदमी आया है कृष्णमूर्ति के पास, उसके मन में गुस्सा आ रहा है, उसके किसी सुपीरियर ने उसको डांट दिया है। अब वो सुपीरियर को जो रिटॉर्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये बड़ा गुस्से वाला आदमी है, तो अपने नीचे लोगों को बदला लेता है, बदले की बातचीत चल रही है। तो कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं कि हम लोग अपने आप को, अपने सेल्फ को, अपने मैं को बचाने की कोशिश करते हैं। ये कौन सा मैं है? मेरे हिसाब से वही मैं है जिसको हम लोग समंदर की लहरें कहेंगे, जो कि समंदर का पार्ट होने के बावजूद भी अपने आप को समंदर से अलग महसूस करता है। ये अलग कैसे हो जाता है? अभी आप नीचे जाएंगे, अभी तो रात हो गई है, दिन में अगर जाएंगे नीचे रोड पर नाली पड़ी है, नाली में ढेर सारा कचरा होगा, काफ़ी टाइम से कचरा पड़ा है, वो किसी ने फेंका नहीं है, जानबूझ के किसी ने नहीं फेंका। लोग फेंकते हैं कचरा, नहाते धोते हैं, उसका साबुन कचरा सब निकलता है, उसी में से बहता जाता है, तो कुछ तो बह जाता है, कुछ उसी में बच जाता है। तो ऐसे ही बहुत सा बचा हुआ मेमोरीज़ हमारे अंदर में इकट्ठा हो जाता है, और ये जो बची हुई मेमोरीज़ है यही हम हैं, इसी को हम लोग सेल्फ बोलते हैं, और यही बेचारा हर्ट हो जाता है। कल मैं कह रहा था आपसे, कैसे मालूम पड़ेगा कि मैं किस चीज़ से अपने आप को रॉन्गली आइडेंटिफाई कर रहा हूँ? बिकॉज एक्चुअली हम सब आइडेंटिफाई करना चाहते हैं समंदर से, लेकिन हम किससे आइडेंटिफाई करते हैं? लहर से। लहर क्यों गलत है आइडेंटिफाई करने के लिए? बिकॉज लहर आती है, रहती है, फिर चली जाती है। समंदर बहुत टाइम तक रहता है, शायद हमेशा हमेशा के लिए रहता है। तो अगर हम सही तरीके से अपने आप को आइडेंटिफाई कर सकें, लेकिन कैसे आइडेंटिफाई करें? क्योंकि जब तक हम अपने आप को सही चीज़ के साथ आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, तब तक हम परेशान रहते हैं यार, शांत नहीं रहते। चीज़ों से, लोगों से, रिश्तों से, पैसे से, नाम से, पढ़ाई से, पता नहीं किस किस चीज़ से अपने आप को शांत करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को खुश करने की कोशिश करते हैं। वही शांति हो गई, एक तरह से अपने आप को काम डाउन करने की कोशिश करते हैं। कृष्णा जी कह रहे हैं, व्हाट इज़ इट दैट वी डिफेंड, दैट वी सो केयरफुली गार्ड? हमारे अंदर में वो कौन सी चीज़ है जिसको हम बड़े ध्यान से बचाने की कोशिश करते हैं, गार्ड करते हैं? श्योरली इट इज़ द आइडिया ऑफ आवर सेल्व्स। मतलब दुनिया से, पूरे ब्रह्मांड से जो अलग होने का एक आइडिया है, उसको हम बचाने की कोशिश करते हैं। अलग अलग लेवल पे होता है, एट वॉट एवर लेवल इट इज़। इफ़ वी डिड नॉट गार्ड द आइडिया, द सेंटर ऑफ एक्यूमुलेशन, देयर वुड बी नो मी एंड माइन। यही सेंटेंस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, मैं चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा, अगर समझ में ना आए तो भी इसको सुनिए ध्यान से। अगर हम अपने आप को नहीं बचाएंगे, अगर हम अपने आइडिया को नहीं बचाएंगे, वो सेंटर ऑफ एक्यूमुलेशन, एक ऐसा पॉइंट जिसके चारों तरफ इकट्ठा होते जाता है। आपने मुझे मारा, आपने मुझे गाली दी, आपने मुझे ठीक से बात नहीं किया, मैं आपसे मिला था, आपने मुझे रिस्पेक्ट नहीं किया था, आपने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं बोला था। ढेर सारी इस तरह की जो मेमोरीज़ हैं वो अपने आप इकट्ठी होती जाती हैं, ठीक ऐसे ही जैसे नाली में कचरा इकट्ठे होते जाते हैं। कोई जानबूझ के नहीं करता, होते रहता है। ये एक्यूमुलेशन जो है, देयर वुड बी नो मी, अगर ये इकट्ठा नहीं होगा तो हम लोग अपने आप को सेपरेट एक लहर की तरह नहीं जान पाएंगे। We would then be utterly sensitive। अगर ये सब एक्सपीरियंसेस हमारे इकट्ठे नहीं होंगे और हम इनके साथ आइडेंटिफाई नहीं करेंगे अपने आप को, तो हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। We would be vulnerable to the ways of our own being। हमारा जो बीइंग है, जो सचमुच में जिसको कहते हैं हमारे अंदर में कोई अल्टीमेट बीइंग है, जो गॉड टाइप की कोई चीज़ है, उसके साथ हम, उसके वेज के साथ हम रूबरू कर पाएंगे, उसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे।
द कॉन्शियस एज वेल एज द हिडन, हमारे अंदर में जो कुछ भी कॉन्शियस है और जो कुछ भी हिडन है उन सबको हम देख पाएंगे, समझ पाएंगे. बट as most of us do not desire to discover the process of me, we resist any encroachment upon the idea of ourselves. लेकिन हम सब के सब डरते हैं. हम सब अपना जो सेल्फ का आइडिया है उसको नहीं पहचानना चाहते हैं. बोल रहे हैं कि हम डिस्कवर नहीं करना चाहते हैं, और अगर कोई भी हमको दिखाने की कोशिश करता है तो हम रेजिस्ट करते हैं हमारे आइडियाज़ को. कोई भी आदमी अगर मान लीजिए किसी भी वजह से अपने सेल्फ के वेज को पता करने के लिए कोई पॉइंट आउट करता है, या किसी की वजह से हर्ट होता है तो हमको ये बता रहा है कोई कि ये तुम्हारा सेल्फ नहीं है, कोई चीज़ है जो हर्ट हो गई. हाँ, तो हम उस रियलिटी को जानने से अपने आप को रोकते हैं, अपने आप को बचाते हैं. द आइडिया वी रेजिस्ट ऑफ आवर सेल्फ इज़ होली सुपरफिशियल. ये जो हम अपने आप को जो आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने हर्ट्स के ज़रिए, अपने नाम के ज़रिए, अपने भाई ख़ानदान के ज़रिए, किसी भी नेशनलिटी के ज़रिए अपने आप को जो हम पहचानते हैं ना, ये बहुत सुपरफिशियल आइडिया है. बट एज मोस्ट ऑफ अस लिव ऑन सरफेस वी आर कंटेंट विथ इल्यूजन. लेकिन ज़्यादातर हम लोग सरफेस पे जीते हैं, इसलिए हम इल्यूजन के साथ ही, झूठ के साथ खुश हैं, कोई दिक्कत नहीं है हमको. लेकिन एक क्वेश्चन, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन पहले ला रहे हैं कृष्णा जी. हम लोग जब किसी को बदला लेना चाहते हैं, बदला ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं, फिर माफ़ी की बात आती है. अगर बदला ले लिया तो माफ़ करने की बात आती है कि उसको हमने गलत किया तो हमको माफ़ करना चाहिए, नहीं करना चाहिए. ये थोड़ा सुनिएगा, माफ़ी को लेकर के कुछ खास कह रहे हैं. कृष्णा जी कह रहे हैं द डिज़ायर टू डू हार्म टू अनदर इज़ अ डीप इंस्टिंक्ट. जैसे जानवर के अंदर में इंस्टिंक्ट होता है ना खाना खाने की, वो सोच समझ नहीं सकता, ऐसे हमारे अंदर में दूसरों को हार्म पहुंचाना, इसकी जो इच्छा है बहुत गहरी है, हमारे जीन्स में घुसी हुई है. वी एक्यूमुलेट रिसेंटमेंट, हम जो लोगों से नाराज़गी होती है उसको इकट्ठा करते रहते हैं. विच गिव्स अ पेक्यूलियर वाइटैलिटी. ऐसे इकट्ठा होते जाता है, इकट्ठे से कचरा इकट्ठा होते जाएगा तो उसके अंदर में बदबू आती है, एक ढेर सारा उसी तरह से हमारे अंदर में जब रिसेंटमेंट इकट्ठा होते जाता है, तो उसमें एक वाइटैलिटी आती है, उसमें एक जान आ जाती है. अ फीलिंग ऑफ एक्शन एंड लाइफ, फिर वो चीज़ अपने आप जिंदा होना चाहती है. वही हमारे अंदर में एक एंगर की तरह होता है. एंड वॉट इज एक्यूमुलेटेड मस्ट बी एक्सपैंडेड थ्रू एंगर, इंसल्ट, डिप्रिसिएशन, ऑब्स्टेंसी एंड थ्रू देयर ऑपोजिट्स. और जो भी चीज़ इकट्ठा होता है उसको बढ़ने का मन करता है, फैलने का मन करता है, तो वही चीज़ हम एंगर के फॉर्म में बढ़ाते हैं, फैलाते हैं. इंसल्ट जब लोगों का करते हैं तो उसी तरह से उसी को यूज़ करके. इट इज़ दिस एक्यूमुलेशन ऑफ रिसेंटमेंट दैट नेसेसिएट्स फॉरगिवनेस. अगर हमारे अंदर में आपके लिए नाराज़गी इकट्ठी हो रखी है तभी तो मुझे आपको माफ़ करने का मन करेगा. नेसेसिएट हो जाते हैं हम लोग. अगर मेरे मन में आपके लिए कोई नाराज़गी नहीं तो माफ़ी का सवाल ही नहीं उठता है कि नहीं. ये हमारे अंदर में जो रिसेंटमेंट इकट्ठा होता है उसी की वजह से हमको फॉरगिवनेस या माफ़ी देनी पड़ती है. विच बिकम्स अननेसेसरी इफ देयर इज़ नो स्टोरिंग अप ऑफ द हर्ट. अगर मैं आपसे या आप मुझसे या किसी से भी हर्ट हुए और उसको स्टोर नहीं किया अपनी मेमोरी में, जाने दिया उसको अपने साथ आइडेंटिफाई नहीं किया, तो फिर कोई फॉरगिवनेस का सवाल ही नहीं उठता है. थोड़ा सा सुनिए, बहुत फ्री कैसे हो सकते हैं हम लोग इन सब चीज़ों से, अपने रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन से कैसे फ्री हो सकते हैं, इसी के बारे में कृष्णा जी कह रहे हैं. वाई डू वी स्टोर अप फ्लैटरी एंड इंसल्ट, हर्ट एंड अफेक्शंस. हम लोग क्यों इकट्ठा करते हैं. कोई हमारी तारीफ़ करता है, चाहे हमारे कपड़े की तारीफ़ करता हो, हमारे सामान की, हमारे काम की, हमारे नॉलेज की, तो सबको हम इकट्ठा क्यों करते हैं. फ्लैटरी की या इंसल्ट की या अपने हर्ट्स की, या किसी को हम प्यार करते हैं उसको हम क्यों इकट्ठा करते हैं. क्योंकि, ध्यान से सुनिएगा, क्यों इकट्ठा करते हैं. बिकॉज विदाउट दिस एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड देयर रिस्पॉन्सेज वी आर नॉट. हम हैं ही नहीं. अगर ये सब इकट्ठा नहीं करेंगे हम अपने आप को पा ही नहीं सकते. हमको लगेगा कि हम कुछ नहीं है, हमारे पास जो भी है यही तो है. मुझे याद है काफ़ी टाइम पहले की बात थी, अब तो खैर मेरे पास तो कुछ नहीं है. रिम्पी के अपने कॉलेजेस के ज़माने के चिट्ठियाँ, लेटर्स और कटिंग्स, नहीं न्यूज़पेपर पहले आते थे, उसमें हम लोग कट कर करके रखे रहते थे. स्लैम बुक्स होते थे जो किसी के साइन करा लिया हमने, किसी की फ़ोटो लगा ली, ऐसे करके इकट्ठी करके बचपन की नॉस्टैल्जिक यादें इकट्ठी करके. तो जब कचरा साफ़ करने का मौका आया तो मैंने कहा कि इसको भी हटा देते हैं, सब कचरा है. लेकिन लगा नहीं,
तो मेरे बचपन की यादें हैं, हाउ कैन यू डू दिस? क्योंकि वो ही मैं ही तो हूँ, 20 साल पहले या 15 साल पहले या 30 साल पहले मैं ही तो हूँ। ऐसे हम लोग भी अपनी बहुत सी चीज़ों के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। कृष्णा जी कह रहे हैं कि अगर ये सब चीज़ें इकट्ठे चीज़ों को हम नहीं रखेंगे, नहीं स्टोर अप करेंगे, तो हम इस है ही नहीं। फिर वी आर नथिंग इफ़ वी हैव नो नेम, नो अटैचमेंट, नो बिलीफ। अगर हमारा पास नहीं है, हमारा नाम नहीं है, हमारा फेम नहीं है, हमारा कोई अटैचमेंट नहीं है, हमारी कोई बिलीफ नहीं है, तो हम है कहाँ? हम कुछ है ही नहीं। इट इज़ द फियर ऑफ बीइंग नथिंग दैट कंपेल्स अस टू एक्यूमुलेट। ये जो डर लगता है ना कि हम तो कुछ है ही नहीं, इसी का डर हमको मजबूर करता है चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए। इट इज़ दिस वेरी फियर, whether conscious or unconscious, that in spite of our accumulative activities brings about our disintegration and destruction। और यही डर, यही इकट्ठा करके जो हम करते हैं, और इसी डर की वजह से हमारे अंदर में प्रॉब्लम भी आती है, डिसइंटीग्रेशन भी होता है। एक तरफ मेरे पास पास्ट के कोई 20 साल पहले का बॉयफ्रेंड था, उसकी यादें रखी हैं, फिर कोई नया आदमी मिला, उससे मैं प्यार कर रही हूँ, तो दोनों के बीच में डिवीज़न आ गया, डिसइंटीग्रेशन आ गया। एक पुरानी बिलीफ कि मैं तो, मेरे गुरुजी थे, मैं उनको बहुत प्रार्थना करती थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, सब कुछ थे, लेकिन आज पता चला कि फैक्चुअली आज मालूम पड़ा कि वो ठीक नहीं था उस समय, कुछ और पता चला। तो उसके दोनों के बीच में हमारा डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ये दुविधाएं होती हैं। इफ़ वी कैन बी अवेयर ऑफ द ट्रूथ ऑफ दिस फियर, हमारे अंदर में एक फियर है जो हमको अपने हर्ट के साथ, अपने गिल्ट के साथ, अपने अफेक्शंस के साथ एसोसिएट करा रही है। अगर ये चीज़ पता चल जाए, देन इट इज़ द ट्रूथ दैट लिबरेट्स अस। यही इसी की सच्चाई कि मैं अपने आप को क्यों किसी चीज़ के बांध रहा हूँ, डर की वजह से। लेकिन ये तो मैं बोल रहा हूँ ना यार आप लोगों को कि हम डर की वजह से अपने आप को बांधते हैं। रिम्पी को उसके पुरानी बुक्स के ज़रिए से, या शिरीष को उनके पुराने खिलौनों से, किसी भी चीज़ से अगर बंधन है, तो मैं अगर बताऊँगा डर की वजह से, उनको थोड़ी मालूम पड़ेगा। लेकिन जब जिसको दिखता है कि ये डर की वजह से मैं कर रहा हूँ, जब वो दिखता है, तब वो उसका ट्रूथ फ्री करता है। कोई और चीज़ फ्री नहीं करता, जो हम लोग हमेशा रोज़ करते हैं। पता है, अपने आप को इन झंझटों से फ्री करने के लिए बहुत कुछ करते हैं, वो हमको फ्री नहीं करता। कृष्णा जी कह रहे हैं, एंड नॉट आवर पर्पसफुल डिटर्मिनेशन टू बी फ्री। खूब सुबह से लेकर शाम तक फ्री होने के लिए पूजा पाठ कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, बुक पढ़ रहे हैं, उससे नहीं होता है। किसी चीज़ की सच्चाई को जान पाना, कि हम अपनी मेमोरीज, थोड़ा देखिए जाकर के, आज घर जाइएगा आप, अपने आप को थोड़ा सा याद करिएगा। अभी कुछ दिन में हम लोग जब बुद्धा की बुक पढ़ेंगे, तो बुद्धा ने एक बहुत सिंपल एक्सरसाइज बताई है। जब उनके पिताजी डेथ बेड पर हैं, 82 ईयर्स के हो गए हैं और वो मरने वाले हैं, तो उन्होंने बुलवाया था कि बुद्धा को बुलाओ। बुद्धा आए, उनके साथ 200 भिक्षुज भी आए, और फिर जब वो मर रहे थे, तो हम बहुत सिंपल चीज़ बताई करने के लिए। इतनी सिंपल है कि हमको लगेगा हाय राम सर, इससे सचमुच में इससे कोई हेल्प हो सकता है। लेकिन अगर उसको सचमुच कर सकें, तो हमने एक तरह से मैजिकल फॉर्मूला पा लिया है। डेथ से निकलने वाली जो दुख है, उसको डील करने के लिए, उस मोमेंट पर, वो सबसे ग्रेव मोमेंट होता है इसमें कोई मरता है, तो बहुत अच्छे से आएगा, भी फ्यूचर में आएगा। बट वैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारे अंदर में डर है, जो चीज़ हमको अपने पास्ट के साथ आइडेंटिफाई करने के लिए बोल रही है, इसे हम नहीं बहुत बार बोलते हैं, मैं तो पढ़ने में बहुत बेकार था, या कोई बोलता है कि मैं बहुत अच्छा था पढ़ने में, तो हमने इस मेमोरी के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई क्यों कर रखा है? क्यों मुझे लगता है कि अभी भी मैं बेकार हूँ पढ़ने में? पहले पढ़ने में बेकार था, लेकिन अभी भी क्यों लगता है बेकार हूँ? पहले मैं गरीब था, मुझे अभी भी क्यों लगता है मैं गरीब हूँ? मैं अपने उस पास्ट के साथ अभी भी क्यों आइडेंटिफाई कर रहा हूँ? कहीं ना कहीं मुझे अब डर है कि अगर वो नहीं रखूँगा तो मैं हूँ कौन। हल्का सा लगता है ये बात, बट अगर आप देखें तो दुनिया में जितनी वायलेंस हो रही है, उसका कारण यही है। हम लोग अपने हज़ारों साल पुराने पास्ट के साथ आइडेंटिफाई करते हैं। जब मैं बोलता हूँ मैं मुस्लिम हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, तो वो पास्ट के साथ ही आइडेंटिफाई कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? डर, पता भी नहीं क्यों कर रहे हैं बस। लेकिन अगर मैं देख सकूँ कि मैं डर के मारे इसको पकड़ा हूँ, तब उस सच से हम फ्री हो पाएंगे। मेरे बताने से नहीं होगा, जब हम खुद देख पाएंगे तब। अब बात आएगी चॉइसलेस अवेयरनेस की, बात आने वाली है, इसलिए मैं चाहूँगा कि अपने कान जितने भी खुले थे उसको और खोलने की कोशिश करें। कृष्णा जी कह रहे हैं, यू आर नथिंग, तुम कुछ हो नहीं। You may have your name and title, your property and bank account. You may have power and be famous, but in spite of all these safeguards, you are nothing. तुम कुछ नहीं हो। ये सब की सब चीज़ एक लहर की तरह है। नाम, फेमस, पैसा, रुपया, सब कुछ बचाने की कोशिश कर लो जितना करना है, लेकिन फिर भी तुम नथिंग हो। You may be totally unaware of this emptiness. तुम्हें अपने इस खालीपन का, इस नथिंगनेस के बारे में बिल्कुल पता ना हो। This nothingness, or may simply not want to be aware of it. या शायद कोई बता रहा हो लेकिन फिर भी तुम नहीं सुनना चाहते हो।
बट इट इज़ देयर, लेकिन वो खालीपन तुम्हारे अंदर में है। अपने अंदर में जो खालीपन है, अकेलापन है, नथिंगनेस है, यू मे ट्राई टू एस्केप फ्रॉम इट इन डेवियस वेज थ्रू पर्सनल और कलेक्टिव वायलेंस। चाहे अकेले किसी के ऊपर वायलेंस कर लो, बदला ले लो, या सामाजिक रूप से हिंदू बन के किसी मुस्लिम के ऊपर अटैक कर दो, या जूस बन के किसी और के ऊपर अटैक कर दो। इन सब जरिए तुम भागने की कोशिश कर सकते हो। थ्रू इंडिविजुअल और कलेक्टिव वर्शिप्स, चाहे अकेले या सबके साथ मिलकर के पूजा पाठ करके तुम अपने अकेलेपन से भागने की कोशिश कर सकते हो। और थ्रू नॉलेज और अम्यूजमेंट्स, चाहे पढ़ कर अपने आप को आइडेंटिफाई कर लो किताबों से, नॉलेज से, या अम्यूजमेंट से, मजे मस्ती से। बट वेदर यू आर अस्लीप और अवेक, इट इज़ ऑलवेज देयर। वो अकेलापन, चाहे तुम सो रहे हो चाहे जग रहे हो, वो वहाँ पर है। यू कैन कम अपॉन योर रिलेशनशिप टू दिस नथिंगनेस। तुम अपना इस नथिंगनेस के साथ एक तुम्हारा रिश्ता है, उसको तुम मीट कर सकते हो, उसको तुम मिल सकते हो। वो सचमुच में तुम्हारा जो रिश्ता है वो अगर बना लो इस नथिंगनेस के साथ, तो तुम्हारा काम हो जाएगा। And it is this fear only, by being choicelessly aware of the escape, you can come upon your relationship to this nothingness, and it's fear only by being choicelessly aware of this escape. Choicelessly aware of this escape. हम लोग भाग रहे हैं। जब भी खाली बैठे हैं और कुछ करने का मन करता है, वो जो कुछ करने का मन करता है वो हम भाग रहे हैं। हम अकेले हैं, कोई हमारा नहीं है, हम परेशान हैं, हमारा कोई सोसाइटी में है ही नहीं, कोई हमको प्यार नहीं करता, किसी ने मुझे अभी भी छोड़ा है, या मैं कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे पास थी वो खो गई, या मेरा इंपॉर्टेंट पोजीशन थी वो चली गई। जो भी चीज़ हमसे जाती है तो एक खालीपन महसूस होता है। इवन बोर्डम भी बहुत बड़ा खालीपन है। जब इससे बच करके कुछ और करने की कोशिश कर रहे हैं, ये चीज़ को जब हम चॉइसलेसली अवेयर हो पाएंगे। चॉइसलेसली अवेयर जानते हैं क्या होता है? मतलब जो चीज़ है उसको जस्टिफाई नहीं करना। हम बोर हो रहे हैं तो ये ना बोले अरे नहीं वैसे तो मैं बोर नहीं होता हूँ, आज थोड़ा सा पता है खाना ज़्यादा खा लिया इसलिए बोर हो रहा हूँ, मौसम ख़राब है ना, सर्दी का टाइम है, धूप उप नहीं आ रही है, मौसम ही ऐसा है कि आज हम बोर हो रहे हैं, पिक्चर बहुत बेकार है इसलिए हम बोर हो रहे हैं, नहीं तो वैसे तो हम बोर नहीं होते हैं, कंपनी मेरी बहुत बेकार है, देखो 3 बंदर बैठे मेरे आसपास, इनके साथ क्या एंजॉय करें लाइफ को, ऐसी बीवी मिल गई इसकी वजह से बोर हो रहे हैं, मेरा बेटा ही नालायक है इसलिए मैं ज़िंदगी में बोर हो रहा हूँ, मेरे अच्छे पेरेंट्स होते तो शायद मैं बोर नहीं होता, कुछ और कहीं किसी 5 स्टार होटल में बैठा होता तो शायद बोर नहीं होता। तो ये सब चीज़ों को अगर मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ तो मैं चॉइसलेस नहीं हूँ, मैं चूज़ कर रहा हूँ अपने आप को इसके साथ दूर भगाने के लिए। दूसरा होता है कि एक तो पॉजिटिव चॉइस या तो एक नेगेटिव चॉइस, यार मैं बोर हो रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं परेशान हूँ। एटलीस्ट यू कैन ऑब्जर्व दिस। चॉइसलेसली अवेयर होना मतलब भागना नहीं, वहीं बैठ करके उसके साथ जितना देर हो सके उसकी कहानी सुनना, उस बोर्डम का। यू आर नॉट रिलेटेड टू इट एज सेपरेट इंडिविजुअल एंटिटी। ये जो तुम्हारा बोर्डम है वो कोई अलग चीज़ है और तुम अलग हो, तुम बोर हो रहे हो, ये अलग अलग चीज़ नहीं है। यू आर नॉट द ऑब्जर्वर वॉचिंग इट। ऐसा नहीं है कि वो बोर्डम है, वो अकेलापन है और मैं बगल होकर के उसको ऑब्जर्व करना हूँ, कोई देखने वाली एंटिटी नहीं हो तुम। विदाउट यू द थिंकर द ऑब्जर्वर इट इज़ नॉट। वो जो अकेलापन है ना, वो अगर तुम उसके बारे में नहीं सोच रहे हो तो अकेलापन होता ही नहीं है। अब बैठा हूँ मैं आपके साथ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर मैं सोचना शुरू कर दूँ यार इन तीनों के सामने बैठा हूँ मैं, ये बंदर लोगों के साथ, इन बेवकूफ़ों के साथ बैठा हूँ, मेरी ज़िंदगी में और बड़े बड़े काम होने चाहिए, मेरे को बड़ा कोई हाई फाई काम करना चाहिए, हवाई जहाज़ में घूमना चाहिए, इन बंदरों के साथ ही घूम रहा हूँ तो कम से कम हवाई जहाज़ में बैठकर घूमना चाहिए। मैं बंदर बार बार बोल रहा हूँ बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे मन में ना इस प्रेजेंट मोमेंट के लिए एक बड़ी डिस्गस्ट है, छोटे काम के लिए, छोटी चीज़ों के लिए। तो कृष्णा जी कह रहे हैं अगर इसके बारे में मैं सोचूं ना तो वो अकेलापन नहीं होता, इसी थॉट से ही अकेलापन निकल के आता है। यू एंड नथिंगनेस आर वन। तुम जिस अकेलेपन के बारे में सोच रहे हो वो और तुम दोनों एक ही हो। If you, the thinker, are afraid of it and approach it as something contrary and opposed to you, then any action you take towards it must inevitably lead to illusion and so further conflict and misery. लेकिन अगर तुम
थिंकर की तरह, सोचने वाले की तरह सोचना शुरू कर दो इसके बारे में। अकेलापन को क्या कर सकते हैं, अकेलापन क्यों है मेरी ज़िंदगी में, इसकी वजह से, उसके ढेर सारे थॉट्स के जरिए अगर तुम इसको अप्रोच करोगे, इसका मतलब तुम हॉस्टाइल हो गए हो, उससे दुश्मनी करके तुम उसको अप्रोच कर रहे हो उस अकेलेपन को। अगर तुम दुश्मनी बिना किए उसको अप्रोच करोगे तो कुछ और हो सकता है, लेकिन अगर दुश्मनी करोगे तब इल्यूजन्स, कॉन्फ्लिक्ट और मिजरी आते रहेगा, क्योंकि हम भागते रहेंगे ना। हम आपसे अकेले महसूस कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेटेड महसूस कर रहे हैं तो कुछ और करेंगे, फिर कुछ देर बाद उससे भी फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, फिर कुछ और करेंगे। तो जो एक्चुअल अकेलापन की जो पेन है, जो इंटेंसिटी है, उसको हम अपने साथ एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। बस थोड़ा सा और है, when there is the discovery, लेकिन जब आप सचमुच में उसको डिस्कवर कर पाते हैं, उस अकेलेपन को as yourself, the experiencing of that nothingness as you, उस nothingness को जब तुम खुद की तरह एक्सपीरियंस कर पाते हो, then fear, which exists only when the thinker is separate from his thoughts and so tries to establish a relationship with them। कृष्णा जी की थोड़ी सोचते थे ना, वो सोचते थे, तो राइटिंग, लिखने में कोई चीज़, अपने थॉट्स को लिखना और बाद में कोई आदमी उसको पढ़ करके समझ पाए, ये बहुत बड़ी जादू है। इसलिए मैं चाहता हूँ जब भी आप कृष्णमूर्ति को पढ़ें तो कोशिश करें कि कृष्णमूर्ति हो करके पढ़ने की कोशिश करें। न समझ में आए तो दोबारा पढ़ें। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, when there is discovery, जब तुम खोज पाते हो, the experiencing of the nothingness as you, तुम्हारे अंदर में जो खालीपन है, जब तुमको उसको सेल्फ की तरह, उसके बारे में सोच की तरह नहीं, उसको अपनी तरह जब एक्सपीरियंस कर पाते हो, देन फियर, उसके बाद जो डर होता है ना, अब फियर के बारे में बोल रहे हैं, विच एग्जिस्ट ओनली व्हेन द थिंकर इज सेपरेट फ्रॉम हिज थॉट्स एंड सो ट्राइज टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप विद देम। जो फियर होता है ना, इसलिए होता है बिकॉज उसके बारे में सोच रहे हैं और उसके साथ अपने आप को एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं। तब वो जो फियर है, जिसके बारे में अभी उन्होंने बोला, क्या बोला कि थिंकर की वजह से फियर है, अदरवाइज नहीं है, कंप्लीटली ड्रॉप्स अवे, फियर खत्म हो जाता है। जब नथिंगनेस के साथ तुम एक्सपीरियंस कर लेते हो अपने आप को, तब वो फियर खत्म हो जाता है। तब तुम्हें अपने आप को किसी भी पास्ट की चीज़ के साथ आइडेंटिफाई करने का मन ही नहीं करता। जब तुम समंदर के साथ एक्सपीरियंस कर ले, तो समंदर बोलते हैं तो लगता है बहुत बड़ी की चीज़ के साथ बोल रहे हैं सर, बड़ी चीज़ के साथ कर लेंगे तो फिर छोटी चीज़ की मन नहीं करेगी छूने की ना, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। नथिंगनेस, जिसके बारे में हम कुछ नहीं जानते, जब उसके साथ अपने आप को एक्सपीरियंस कर लेते हैं, तब फियर ड्रॉप हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सेंटेंस है, ओनली देन इट इज़ पॉसिबल फॉर द माइंड टू बी स्टिल, और तभी जाकर के माइंड स्टिल हो सकता है, शांत हो सकता है, वो कंटेंट हो सकता है। एंड इन दिस ट्रैंक्विलिटी ट्रूथ कम्स इन टू बींग, और इसी शांति में ट्रूथ निकल के आता है, जैसे खिल जाता है। वहीं पर ट्रूथ एक्चुअली अपने आप को एक्सप्रेस करता है, अदरवाइज इस पूरी दुनिया में कहीं पर भी ट्रूथ अपने आप को एक्सप्रेस करने के लायक महसूस नहीं करता, बिकॉज सब जगह पर केवल डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस है, डिस्टर्बेंस है। एक जगह पर जहाँ पर स्टिलनेस महसूस होती है, माइंड की स्टिलनेस, वहाँ पर ट्रूथ अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए मौका पा जाता है। ये उसको बताया जिसको बदला लेने का मन था ना। दोस्तों 5 कोर्सेज समय हम लोग रन कर रहे हैं, जहाँ पर आप अपने आप को खुद अपनी पेस से, अपनी स्पीड से, धीमे धीमे, चाहे जल्दी करना चाहते हैं, अपने आप को सिखा सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी के लिए ज़ेनोगा बेसिक कोर्स, बिजनेस के लिए WBX, मास्टरबेशन, ब्रह्मचर्य और पेरेंटिंग को समझने के लिए SPMT, अगर आप डिसीजन मेकिंग समझना चाहते हैं, लाइफ में ढेर सारे अलग अलग डिसीजंस लेते हैं, उसके लिए BDM, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट पावर ऑफ नाउ, अगर आप अवेयरनेस को कम्प्लीटली समझना चाहते हैं, तो आज ही ज्वाइन करिए डीप नॉलेज कोर्सेस। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो आगे की जनरेशन को हेल्प करे, आगे की आने वाली ढेर सारी जो पीढ़ियां हैं वो स्पिरिचुअलिटी का कोर्स समझ सकें, तो डीप नॉलेज स्टडी सेंटर को बनने में हेल्प करिए, डोनेट करिए। थैंक यू सो मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन दबाना मत भूलिएगा। उसके ज़रिए हमारे डेली के कभी कभी 1 और कभी 2 वीडियोस हम शेयर करते हैं, तो आपके पास पहुंचेगा, तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों 22 जनवरी को आप सबका स्वागत है लखनऊ में। हम लोग 1 दिन का सेशन रख रहे हैं, बिल्कुल मिस मत करिएगा। एनलाइटेंड मास्टर्स के साथ हमारा कम्युनिकेशन कैसे हो सकता है, ये टॉपिक है। यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन। आज ही अपना रजिस्ट्रेशन करा लीजिए लखनऊ में 22 जनवरी 2019। यू आर मोस्ट वेलकम।